हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मेरे दोस्तों, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और आज आप सभी छात्रों के लिए मैं एक गणित का कुछ यादगार चीज़ों को मैं ला रहा हूं। चूँकि अभी जो है अनाउंसमेंट हो चुका है, यानी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम्स और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे एसआई, हर ऑल स्टेट में कोई न कोई परीक्षा का जो है आयोजन किया जा रहा है। तो मैं मैथ से संबंधित सवाल आपको कराऊंगा और ये सारे सवाल जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस को ही सॉल्व कराया जा रहा है और उसको किस तरह से हम इजी कर सकते हैं, आसान तरीके से हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को बने रहना होगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। अगर आप हम पर ट्रस्ट करते हैं, मात्र एक वीडियो आप देखिएगा और उसके बाद आप कंक्लूजन निकालिएगा कि मैं भरोसेमंद आप लोगों के लिए साबित हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम चलते हैं, आपको क्वेश्चन कराता हूं। आज का जो पहला सवाल होगा, तो मेरे साथियों आज का पहला सवाल जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और वो सवाल है, कहता है कि एक जूट का बैग है, एक जूट का बैग को 45 रुपये में खरीदता है और अस्मिता को 20% का लाभ होता है। लाभ यानी अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट के बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे साथियों इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य दिया हुआ है 45 रुपया। 45 रुपया। उसके बाद 45 रुपया। उसके बाद देखिए दिया हुआ इसमें दर कितना है? 20%। दर नहीं भाई, ये लाभ है, सॉरी, ये लाभ जो है कितना है? 20% है। और उसके बाद कह रहा है विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या रखे? विक्रय मूल्य ठीक है। देखिए क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी, जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं सीपी, और लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट और विक्रय मूल्य को होते हैं, देखिए कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। हमें निकालना है विक्रय मूल्य। अब देखिए इसको हम साधारण तरीके से, जो कि हम लोग बचपन से करते आए हैं, उसको किस तरह से पहले करेंगे वो ध्यान में रखना है। तो पहले हम लोग बेसिक करेंगे, उसके बाद आगे हम इसका फंडा बताएंगे कि किसको और इसको और किस तरह से सॉर्ट किया जा सकता है। तो मेरे साथियों बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं। सवाल को हम विक्रय मूल्य बराबर डायरेक्ट अगर सूत्र की बात करते हैं इसमें, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना, देखिए 100 प्लस लाभ बटे कितना हो जाएगा? 100। ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 45 रुपया। लाभ कितना है? 20%। एक तो 120/100 लिखेंगे इसको इस तरह से। अब ध्यान दीजिए, 1 0 0 कट रहा है। अब ये मल्टीप्लाई कीजिए, 12 पंचे 60, बरचौक 48 और 6 कितना होता है? 54 बटे कितना हो जाएगा? 10। ये 0 0 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? यानी 54 रुपया हो जाएगा। ये हो गया आंसर 54, जो कि आपको ऑप्शन नंबर जो है वो सी में होगा। सी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। ठीक है। तो ये तो था बेसिक, ये बेसिक तरीके से आप सीखे। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी सीखेंगे। दूसरे तरीके से किस तरह से होगा ये आप देखेंगे। तो आइए चलते हैं, दूसरा तरीका क्या है, इसको और दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, इसी में से लेते हैं। किसको लेते हैं? परसेंटेज को।
परसेंटेज में क्या दिया रहता है, परसेंटेज से ही सारा खेल हम करेंगे अभी। तो 20% ये लाभ है, हालांकि इसको लिखेंगे 1/5। तो ये क्या है, ये सीपी है और ये क्या है, प्रॉफिट है। और फिर अगर इसको हम चूंकि बोल रहा है लाभ, तो 6/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सीपी, और ये क्या हो गया, एसपी हो गया ना। अब ध्यान में रखना है यहाँ पर कि हम बराबर विधि से यहाँ पर बनाएंगे, यानी बराबर का मतलब यही है कि सेलिंग प्राइस को सेलिंग में रखना है और कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस में रखना है। अब ध्यान में रखना, हमको निकालना है सेलिंग प्राइसेस, और चूंकि ये हमको दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सीपी 5 बराबर दिया हुआ है 45 रुपया, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब निकालना हमको क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी एसपी निकाले, सेलिंग प्राइस, यानी 6 बराबर कितना हो जाएगा, वाट। इसको क्या करना है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, एक दूसरे से डिवाइडेड होता है। क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, एक दूसरे से डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन क्रॉस में, यानी क्रॉस में जो है एक दूसरे से इस तरह से क्रॉस है, क्रॉस में एक दूसरे के मल्टीपल होगा, यानी 5 को वाट से मल्टीपल करेंगे, 6 को 45 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे कट रहा है 5 9 45, 5 9 45। अब ध्यान दीजिए, वाट बराबर क्रिया हो जाएगा, वाट बराबर हो जाएगा 9 6 54। ये था सेकेंड मेथड है। इसको हम डायरेक्ट जो है कहाँ से शुरू करेंगे, हम कुछ नहीं देखेंगे, डायरेक्ट जो है हम परसेंटेज से काम चलाएंगे, परसेंटेज से ही सारा खेल हमें मिल जाएगा। पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरा मेथड, और इसको हम तीसरे तरीके से भी बना सकते हैं, और वो तीसरा तरीका क्या है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा विधि, तीसरा विधि जो है, ध्यान दीजिए, पहला विधि में तो मैं सूत्र के माध्यम से बताया, जो कि हम लोग बचपन से सीखे हैं, उसी विधि से बताया। दूसरा मैंने सिर्फ परसेंटेज से लिया, और अभी जो है मैं जो है सिर्फ क्रय मूल्य से ही निकालूंगा, यानी सीपी से। सीपी से कैसे निकालेंगे वो चीज़ में ध्यान में रखना है। हमें ध्यान यही रखना है कि सीपी का क्या करना है, कॉस्ट प्राइस का जो भी दिया हो उसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे, और प्राइम फैक्टर करते समय हम ध्यान में रखेंगे 2 5 4, अगर 2 5 4 फैक्टर में आता है तो उसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे, उसको हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसके बारे में हम आगे भी बताएंगे, अब आगे सवाल जैसे आएंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। पहले चलिए, सबसे पहले हम क्या बोले कि क्रय मूल्य का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 5। और मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइम फैक्टर हो या 3 9 6 का मल्टीपल में आ रहा हो तो उसको हम लेना है, ठीक है। और इसमें हम आपको जो है नेगलेक्ट करने के लिए मैं बोला था 5 2 4, इन 3 चीज को तो 100% है उसको नेगलेक्ट करना, 10 को भी नेगलेक्ट करना है, 20 को भी नेगलेक्ट करना है, खास करके उसको, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना क्या है, प्राइम फैक्टर निकालना है। पहला नंबर प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 को छोड़ना है, और शेष जैसे 3 हो गया और 5 को छोड़ना, और शेष जितना 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 9, देखिए 9 हालांकि प्राइम फैक्टर है नहीं, 3 प्राइम फैक्टर है, 3 लेंगे, 7 प्राइम फैक्टर 7 लेंगे, 11 प्राइम फैक्टर वो है 13 17, ये सभी प्राइम फैक्टर है। तो इससे हम इसका यूज हम सबसे पहले करेंगे। हालांकि अगर उसमें फैक्टर में 3 आ रहा है, 3 का गुना जा रहा है, 9 का गुना जा रहा है, 6 का गुना जा रहा है, तो उसका भी हम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि वो आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि यहाँ पर फैक्टर में आ गया 9 आ गया, 9 आने की वजह से ही हमें ये सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। अब कैसे आसान होगा, अब हम बनाएंगे इसको ऑप्शन मेथड से। ऑप्शन में ए में दिया हुआ है 68, बी में दिया हुआ है 52 रुपये, और सी में दिया हुआ है 54, और डी में दिया हुआ है 56। अब ऑप्शन मेथड से कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शन में हम देखना है कि 9 से कौन डिवाइड हो रहा है, जो 9 से डिवाइड होगा वही क्या होगा, संख्या आंसर होगा। अब ध्यान में आ रहा है 8 4 14 9 से नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो गया, आंसर नहीं हो सकता है।
अब देखिए 5 2 7, ये 9 से विभाजिता का नियम क्या है? 9 से विभाजिता का नियम यही है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगा? वो संख्या जो है वो 9 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन 5 और 2 को जब हम जोड़ते हैं 7 होता है, और 7 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमने परफेक्ट नहीं कटता है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। अब देखिए 5 4 9, 5 4 9 हुआ तो 9 से भाग देंगे तो कट सकता है, तो इसलिए इसका आंसर हो भी सकता है। आगे पहले चेक कर लेंगे, जैसे 6 और 5 कितना होता है? 11 होता है। 11 जो है 9 से डिवाइडेबल नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। तो मैंने आपको एक पहले तो बेसिक मेथड बताया, उसके बाद में सिर्फ परसेंटेज से ही लेकर, जैसे लाभ होगा या हानि होगा ये तो दिया रहेगा ऑलरेडी, चाहे क्रय मूल्य या लाभ में तो कोई एक तो अवश्य दिया रहेगा, और बिना दोनों एक, अगर दो में से एक नहीं दिया होगा, दोनों में से कोई एक अगर नहीं दिया होगा तो समझिए कि फिर नहीं होगा। दोनों में से एक निश्चित है, चाहे क्रय मूल्य दिया होगा तो लाभ अगर नहीं दिया होगा तो उससे भी निकाल लेंगे। अगर परसेंटेज दिया हुआ है, लाभ परसेंटेज दिया हो तो ये नहीं दिया हो तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ तो यहाँ विक्रय मूल्य तो दिया रहेगा, 3 में से 2 तो मालूम हमें होनी ही चाहिए, ठीक है, और 2 वो दिया रहेगा, तीसरा ही निकालने के लिए आपको बोलेगा। तो इस सवाल को आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है, दूसरा नंबर। और ये दूसरा नंबर क्या है? देखिए सवाल ये जो है बोर्ड मास से संबंधित है। 3 + 32 माइनस डिवाइड 8 मल्टीपल 52 डिवाइडेड 4 + 9, ठीक है। आपको धैर्य बना के रखना है। मैथ आपको चुटकियों में हल हम कराएंगे, ठीक है, ट्रस्ट में, हम पर विश्वास रखिए। मैं आपको मैथ में जो भी परेशानी होगी वो परेशानी लगभग हम दूर कर देंगे, ठीक है। तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैथ से भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप भागते हैं तभी आप कुछ नहीं सीख पाते। इसलिए हमें क्या करना है, मेरा कोशिश रहेगा आपको सिखाना, और आपका भी कोशिश रहना चाहिए कि मैं सीखूंगा, सीखने की ललक होनी चाहिए। यानी नॉलेज सीखने से होती है, याद करने से नहीं। इसलिए याद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब याद करेंगे तो वो चीज़ आपको याद नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए याद करने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और समस्या को सुलझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम इसको इजी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम जो 6 क्लास में पढ़े बेसिक मेथड उसे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आदत तो बनी हुई है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल अगर आए, बोर्ड मास से संबंधित सवाल आए, तो इस सवालों का जो हमें हल करना है वो बोर्ड मास के माध्यम से करना है, ठीक है। तो बोर्ड मास के बारे में आप लोगों को सभी को पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक हाईलाइट दे रहा हूँ कि बोर्ड मास में सबसे पहले जो क्रिया होती है वो किसका होता है? ऑफ का, यानी का। दूसरा जो होता है का, यानी डिवाइडेड का। उसके बाद किसका रहता है? गुना। और फिर उसके बाद जो है जोड़ घटाव, किसी का पहले आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर कहीं दिया हुआ हो और भाग के पहले जो अगर गुना का अगर आप क्रिया कर दिए, यानी सॉल्यूशन कर दिए, तो फिर आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी रिजल्ट जो आएगा वो गलत होगा। तो एक बचपन में भी आप सुनेंगे, का करके पुनः भाग करो, गुना करो तब जोड़ घटाओ, एक दोहा है। तो ये तो याद रखना ही है। लेकिन एक और बात इसमें मैं बता रहा हूँ कि कहीं आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह का रेखांकित किया गया हो, रेकरिंग की तरह रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले क्रिया इसका करना है, ठीक है। इसमें जो भी होगा तो पहले इसी का करना है। हालांकि इसमें नहीं है, जब सवाल आएंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो अब जो है हम समझ चुके हैं कि कैसे करना है। हाँ, उसके बाद जो अगर उसके बाद अगर करना हो तो ये ध्यान में रखिएगा, सबसे जो पहले क्रिया होती है छोटी ब्रैकेट की होती है। छोटी ब्रैकेट को इस तरह से किया जाता है, ये छोटी है, और ये मंझली ब्रैकेट हुआ,
और ये जो है ये बड़ी ब्रैकेट हुआ, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट हुआ, ये बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, बड़ी कोष्टक, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कहाँ है, पहले भाग देखे कहाँ है, यहाँ पर है भाग, और कहाँ है, यहाँ पर। तो सबसे पहले इसकी क्रिया होगी, तो 3 + 8 चौका 32 गुना 52 भागा, अब 9 4 13 3। अब देखिए क्या करेंगे, 4 गुना 13 चौके 52, 4 बार में। अब देखिए 3 + 4 चौका 16 यानी 19। ये 19 क्या हो गया, रिजल्ट आ गया, और ये ऑप्शन नंबर ए है जो कि आंसर होगा। तो ये तो हुआ बेसिक मेथड से, ये तो हमें जानना ही जानना है, क्योंकि ये मेरा बपोती है। ये बेसिक चीज़ तो हमें जानना ही पड़ेगा। अगर ये बेसिक चीज़ नहीं समझेंगे तो फिर जब मैं ट्रिक बताऊंगा तो जब आप कभी भूल जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। हालांकि आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं वैसा ही मेथड बताता हूँ जिससे कि आप भूल ही नहीं सकते। भूलने की कोशिश करेंगे भी तो नहीं भूलेंगे, सपनों में भी भूल के देखिएगा तो सपनों में भी आप नहीं भूलिएगा। इसलिए चलिए मैं इसको जो है छोटा करके बताता हूँ किस तरह से। सबसे पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। ए नंबर में ऑप्शन है 19, बी नंबर में ऑप्शन है 20, और सी नंबर में ऑप्शन है 18, और डी नंबर में ऑप्शन है 21, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूं। अब जो है ऐसे सवाल को अगर हमें करना है तो कौन सा मेथड लगाएंगे, तो दूसरा मेथड है डीएस मेथड। अब आप बोलेंगे कि सर ये डीएस क्या होता है। डीएस जो होता है इसी को हम बोलते हैं डिजिटल सम। अब बोलेगा सर डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम वही होता है, कोई भी संख्या दिया रहेगा उस संख्याओं के अंकों का योग जो है 1 डिजिट में आना चाहिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। उस सभी अंकों को जोड़ने के बाद उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 1 डिजिट में आना चाहिए। अगर 1 डिजिट में आ जाता है तब उसी 1 डिजिट को हम क्या बोलेंगे, डीएस कहते हैं। जैसे मैं आपको डिजिटल सम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे 4 5 6 एक संख्या है। अब कहेगा कि सर इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो इन सभी संख्याओं को अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि वो कन्वर्ट 1 डिजिट में ना आ जाए। तो ध्यान दें, 4 5 9, 9 6 15। अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट में है, फिर हमको डिजिटल सम में क्या है 1 डिजिट, 1 डिजिट में लाना है। तो अब फिर इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 5 1 6, ठीक है। अब ये 6 जो 1 डिजिट में है इसीलिए 6 को हम क्या बोलेंगे, डीएस बोलेंगे, ठीक है। तो हम अभी डीएस मेथड से आपका क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। हालांकि डिजिटल सम पर आधारित मैं बहुत सारा मैं बता चुका हूं, मेरा एक पीछे का वीडियो आप देखेंगे तो डिजिटल सम के बारे में डिटेल से बताया हूं, ठीक है। तो आइए चलते हैं मैं इसको सॉल्व करने के लिए, टाइम का अभाव है। तो ध्यान दीजिए डिजिटल सम में ये 1 डिजिट में है, 3 ही लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये 8 चौका जो कट रहा है ना इजी तरीके में उसको कटा दीजिए, टेंशन नहीं है, ताकि इधर से 8 से 32 में भागा दे सकते हैं। तो 8 चौका 32 यानी 4, 1 डिजिट में है ना 4, ठीक है 4। अब ध्यान दीजिए ये 5 2 कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 9 4 13 चौके 52, इन 4 बार में कट रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 7 इसको जोड़ेंगे तो इसका डिजिट कितना हो गया 7, और 9 4 13, 13 का कितना होता है फिर 4 हो जाता है। तो 4 से हम क्या करेंगे, 7 में भाग देंगे, उसमें भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 4 चौका 16, 16 को हम क्या लिखते हैं, 4 चौका 16 हो जाएगा तो उसको 1 डिजिट में लाना है। तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 3 कितना हो गया 10 को जो ये 10 हो गया इसी को क्या बोलेंगे 1। तो ये डिजिटल सम कितना हो गया, डीएस कितना हो गया मेरा 1। अब जो है यही डीएस जो है हमें चेक करना है, कहाँ चेक करेंगे हम, चेक करेंगे हम ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या चेक करेंगे कि किसका डिजिटल सम 1 है। तो हम देख रहे हैं ए नंबर में देखिए 9 और 1 को जोड़िएगा 10 हो जाता है, और 10 को फिर अगर जोड़िएगा 1 और 0 को तो कितना 1 हो जाएगा। इसका मतलब है ए आंसर सही हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये मिस भी हो जाएगा।
इसलिए इसको पहले चेक करना है। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये आंसर नहीं हो सकता है। 1 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा डिजिटल सम 9, ये नहीं हो सकता है। 2 और 1 को जोड़िएगा तो ये डिजिटल सम तो 3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसलिए गिवन आंसर 19। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है, यानी इसको बोलते हैं डिजिटल सम मेथड। डिजिटल सम मेथड में यही हमें ध्यान रखना है कि कभी भी अगर भाग के रूप में भाग अगर दे रहे हैं, अगर उसमें नीचे जो है हर में जो है 3, 6, 9 आ रहा हो, 3, 6, 9 आ रहा हो, जैसे कि मान के चलिए 5/3 आ रहा हो, 4/6 आ रहा हो और 7/9 आ रहा हो, तो इसमें रब कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आ रहा हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीचे हम देख रहे हैं कि 2 और 1 जोड़ते हैं तो 3 आ जाता है। 3 आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लोचा है, यहाँ भी लोचा है, क्योंकि 3 गुना 2 इसको लिख सकते हैं, 3 आ रहा है, यहाँ तो 9 ऑलरेडी है ही है। तो 3, 6, 9 अगर आए तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, छोटा करना है। छोटा किससे करेंगे भैया, छोटा करना है 3 से ही, 3 से ही डिवाइड करना है। 3 सते 21, 3 पचे 15। ऐसा क्यों किए, क्योंकि नीचे में जो है ना मल्टीपल के रूप में 3 नहीं आना चाहिए। अगर 3 आता है तो फिर वो सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट निकलता ही नहीं है। यहाँ देखिए 3 दूना 6 और 3 अटे 24, ये कर दिए, 3 खत्म हो गया। अब ये देखिए 9 तिया 27। अब नीचे 3 नहीं है, अब नीचे 3 नहीं है तो अब आसान है, इसको हम कर सकते हैं। और मैं बोला हूँ, मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा पीछे का, उस वीडियो में आपको पूरा सारा चीज़ मिल जाएगा कि इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। हालांकि मैं तो अभी नहीं पूरा कर सकता, अभी अगर पूरा करूँगा तो फिर पूरा लेक्चर देना पड़ेगा और समय का अभाव है हमारे पास। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर आपको मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ और क्यों करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तीसरा क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ गया होगा और ये कह रहा है क्वेश्चन की एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात, तांबे को कॉपर बोलते हैं और जस्ता को जेडन बोलते हैं। अब कहता है तांबे और जस्ते का जो अनुपात है वो 21:16 है, ठीक है। इसको मैं नीचे लिखता हूँ इधर थोड़ा, कॉपर अनुपात जेडन, तो ये कितना है, यानी 21:16। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:14 है। ध्यान दीजिएगा, निकिल और जस्ता, इसका अनुपात कितना है 7:24। अब ध्यान दीजिए, निकिल और जस्ता, अब हमें जस्ता को अगर लेना है पहले तो ये 24 इधर आ जाएगा, अगर इसको हम इधर लाते हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो यहीं पर ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर मिस करता है लड़का लोग, तो जेड अनुपात एन आई, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ हो जाएगा 24:7। इसको बेसिक तरीके से बनाएंगे। अब इसका खेल खत्म हो गया। अब तो आप लोग जानते ही हैं कि इसको और इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ध्यान दीजिए, 21 गुना 24 अनुपात 16 गुना 24 अनुपात 16 गुना 7। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है, और जो तीनों में कॉमन है उसको हटा दीजिए। अब तीनों में कॉमन हमें दिख रहा है, ध्यान दीजिए, 8 तिया 24, इसमें 8 दूना 16, इसमें 8 दूना 16। अब जो भी बचा, अब तो कहीं नहीं दिख रहा है। अगर आप 3 से इसको कटाते हैं, 3 अट्टे 24, तो यहाँ पर नहीं है ऐसा, तो हम नहीं कर सकते। कॉमन मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीपल नहीं है, इसलिए इसको यहीं से आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। किस दिया 63 अनुपात 24 दूना 48 अनुपात
7 दूना 14। ठीक है, ये आंसर हो गया, जो कि आपको आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है बी में मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये तो हुआ जनरल बेसिक मेथड जो कि हम लोग जानते हैं, जो सीखते हैं। तो बेसिक मेथड हो गया। अब हम एग्जाम में तो इतना अगर करेंगे, गुना भाग करेंगे तो फिर मुश्किल है, तो इसको हम जो है ऑप्शन मेथड से बनाएंगे। ऑप्शन मेथड से कैसे बनाएंगे तो हमें देखना है। तो ऑप्शन मेथड से कैसे बनाएंगे वो चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए, ऑप्शन सबसे पहले मैं लिख देता हूं, क्योंकि वहां तो ऑप्शन रहेगा और मैं ऑप्शन से ही बना रहा हूं। तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा 17:21:4, बी में 63:48:14 और सी में है यानी 68:28:21 और डी में रहेगा 21:6:7। तो हालांकि चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो, लेकिन हमें बनाना है। कैसे बनाना है? ऑप्शन से बनाना। और ऑप्शन में किसका प्रयोग करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, कोई भी जो भी अनुपात की जितना भी क्रियाएं होगी ना, चाहे उसको गुना कीजिए, चाहे उसको जोड़िए या कुछ भी कीजिए, और यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई में तो 100% जो है उसका अनुपात नहीं बदलता है। अनुपात कभी बदलता ही नहीं है। अब नहीं बदलता है का इसका मतलब ये नहीं कि डिजिट चेंज नहीं होगा, अंक चेंज हो सकता है, लेकिन वैल्यू जो है वो उसी के अनुरूप होंगे। ठीक है, अब उसको हम कैसे, अब लेकिन हमें बेसिक चीज को पकड़ना होगा। इसमें बेसिक चीज से कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं। बेसिक चीज में जो भी उनमें गुण रहे वो गुण मिलेगा ही मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा गुण, वो चीज ध्यान दीजिए। मैं क्या बोला कि अनुपात चाहे वो कितनों से भी ही क्यों ना मल्टीप्लाई कीजिए या ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्शन कीजिए, वो कभी भी यानी करने का मतलब वो अपना स्वरूप को जो है वो छोड़ता नहीं है। वो अंदर जो है उसकी भावना जो है वो बनी ही रहती है, भले उसके अंदर चेंजिंग हो जाती है। जैसे मैं एक इंसान हूं, भले मैं तरह तरह का कपड़ा, तरह तरह का जो वेश बदल सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो पार्ट्स है, मेरे अंदर जो इंसानियत है वो चेंज नहीं होती है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर हमें ध्यान देना है। इतना समझ जाने के बाद हमें किसका निकालना है वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉपर और जास्ता, जेडन और निकिल, यही दिया हुआ है। तो कॉपर के बारे में कॉपर के लेके चलिए। कॉपर का कितना है? कॉपर का है 21। मैं क्या बोला कि ये कभी बदलेगा नहीं। बदलेगा मतलब जैसे कि 21 है तो बदलेगा क्या, नहीं बदल सकता है। तो 21 है तो 21 है तो 7 गुना इसको 3 लिख सकते हैं ना। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये 7 और 3 में से कोई एक ना हो। 100% दोनों में से एक तो रहना अनिवार्य है। अगर दोनों में से दोनों पार है, दोनों अगर नहीं है, दोनों का मल्टीपल अगर नहीं आ रहा है, समझिएगा कि फिर वहां पर लोचा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अनुपात का जो गुण धर्म है वह बदलता नहीं है विशेषकर। ठीक है, इसलिए हम इसी दोनों के माध्यम से हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमें अब चेक करना है, ऑप्शन में चेक करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, यहां पर ए में 17 है। आप भैया 7 से भाग देकर के देखिए कटता है क्या? नहीं कटता है। इसका मतलब है ए आंसर तो होगा ही नहीं, इधर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब बी ऑप्शन में चलिए। बी ऑप्शन में आप गए तो यहां पर 7 से जब भाग दिए तो क्या हुआ? 7×9 63 कट गया। भैया ये हो सकता है, लेकिन अभी इधर भी चेक करना है ना, वो होगा तभी ना। अब देखिए 48 है, 48 को जब हम चेक करेंगे किससे, 48 किसका है? ये है जेडन का, और जेडन देखिए कहां है? ये 16 है ना। अब देखिए 16 है और यहां क्या है? 24 है। ठीक है ना। तो ये हमेशा जो है 16 या 8 से तो 100% है कि डिवाइड होगा ही होगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 8 लिख सकते हैं ना। तो 2 का
ऑलरेडी यूज नहीं होता है, लेकिन हम 8 का यूज करते हैं। तो ये जब भी होगा तो 8 के मल्टीपल में होगा या 16 के मल्टीपल में होगा। तो आप देखिए 16 48, 16 48, 8 8 48 है ना। और ध्यान दिए, अगर आप इस ऑप्शन से भी चल सकते थे, इससे भी, ये भी जिंक यानी जिंक का ही है, 24 जिंक का ही है, तो इसको क्या लिख सकते थे 8 गुना 3। अब ध्यान दीजिए, यह जो है 8 से डिविजिबल होगा या 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो या दोनों से होना चाहिए, अगर ये किसी में ना किसी में पकड़ा जाएगा वो। अगर 3 से डिविजिबल है, देखिए 3 दूना 6 तो है, लेकिन 8 6 48 नहीं, 8 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा। तो ध्यान में ये तो पता चल गया हमको। अब देखिए हमें देखना है निकेल। निकेल के देखिए, निकेल का जो हिस्सा है वो कितना है, 7 है ना, 7 है। अब ध्यान दीजिए, ये जो 7 है यही चेक करना है हमको, 7 से कौन कौन कट रहा है। 7 से ए भी कट रहा है, हालांकि ये भी कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है यहाँ इस 7 से, और इस 7 से यहाँ भी कट रहा है, लेकिन यहाँ ए ऑप्शन में जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है 6, इसलिए वो क्या होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए, पहला तो 7 से ही 68 नहीं होता, 7 काम में 68 आपको नहीं मिलेगा, ये तो यहीं पर कट जाता है। हालांकि यहाँ से देखिए 7 से 21 होता है, और लेकिन ये फिर ये बी ऑप्शन में यहाँ फिर गड़बड़ा जाता है, यहाँ पर भी यानी जेड अंक का भी करते हैं तो यहाँ नहीं आता है। तो इसलिए हम ऑप्शन विधि से ही करेंगे। और कैसे करेंगे आपको मालूम होनी चाहिए, जो भी इसका दिया रहेगा प्रारंभ में उसी के जो है मल्टीपल हम करना है और कोप्राइम नंबर निकालना है, और कोप्राइम नंबर से ही हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। और सेम जो अगर कॉपर का निकालना है तो कॉपर वाले में ही भाग देना है। अगर जेडन को चेक कर रहे हैं तो जेडन का जो मल्टीपल वाला होगा उससे भाग देना है, ठीक है। तो ये सवाल आप लोगों को आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो और सब सवाल आएंगे, उसमें हम डिटेल्स और बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल लेता हूं मैं। नेक्स्ट सवाल, ये चौथा सवाल होगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन आ गया, और ये सवाल देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा, तो वह धन कितना ब्याज देगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ब्याज, और ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। जो एसआई हमें निकालना है और इसका मालूम नहीं कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है क्या, यानी मूलधन दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ है 3125, और उसके बाद समय दिया हुआ, दर दिया हुआ है, रेट कितना है 8%, और समय दिया हुआ है, टाइम जो है वो 5 वर्ष, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको बेसिक रूप से हम पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे का फंडा आपको बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, प्रारंभ में मैं बेसिक के साथ साथ मैं उसको कैसे और शॉर्ट कर सकते हैं वो बता रहा हूं, लेकिन जब मेरा 10 से 12 लेक्चर खत्म हो जाएगा ये, तो उसके बाद जो हम पढ़ाएंगे, जो भी सवाल आएगा, तो उस सवाल में जो है हम यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। 2-3 मेथड आपको नहीं बताया जाएगा, बेसिक चीज़ नहीं बताएंगे उसमें हम डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल पर चलेंगे, ठीक है। अभी इसलिए बताना पड़ रहा है कि ताकि आगे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और ख़ास करके जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट ने अभी स्टार्टिंग ही किया है पढ़ाई करना, यानी मतलब कंपटीशन की तैयारी करना, उन बच्चों को ये लाभान्वित करेगा। और जो बच्चे पहले से ऑलरेडी बेसिक है तो उसको तो थोड़ा बोर फीलिंग होगा, लेकिन आप बने रहिए, और उसी के आधार पर जो हम शॉर्ट करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कहाँ पर शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो इजी वे तरीके में हम बता देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं
तो SI बराबर सूत्र होता था, हम लोग जानते थे, मूलधन गुना दर गुना टाइम बटे क्या होता था 100, ठीक है, ये होता था। या इसी को हम बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं R%, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे PRT, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम पुट करते हैं। जब यहाँ पर पुट करेंगे 3125, R कितना है 8% और समय कितना है 5। यही परसेंटेज को नीचे में जो है 100 लिखते हैं, परसेंटेज को नीचे में 100, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इस विधि से आप करना चाह रहे हैं तो ध्यान दीजिए, इसको लिखना पड़ेगा आपको इस तरह से, क्या से। अब ध्यान दीजिए, ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, और ये 8 से कटेगा, 4 दूना 2 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया, 5 चौक 20, ठीक है, यानी 4 पंचे 20। अब ये 5 से कट जाता है, 5 36, 1 उतरा 2 बन गया 12, 5 दूना 10, फिर 2 से बचा तो फिर उतरा 5, तो कितना बचाएं 25, और इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आंसर आएगा 1250 रुपया। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यानी बी में जो है आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। ये है बेसिक तरीका जो कि आप लोग जानते हैं। आप याद कीजिए, मैं पिछला फर्स्ट क्वेश्चन में चर्चा किया था, और उस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि मैं आपको किस तरह से सॉल्व कराया था। यानी एक तो बेसिक बताया, उसके बाद मैं क्रयमूल्य पर आधारित, क्रयमूल्य से कैसे हम निकाल सकते हैं, परसेंटेज से कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसको पहले मिटा देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर आप क्या रिलेशन में देख रहे हैं कि मूलधन, समय और दर, ये तीनों जो है वो मल्टीपल के रूप में ही है, यानी गुना के रूप में है, गुणात्मक के रूप में है। और यही गुणात्मक के रूप में अगर है तो ये सवाल बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं, और इतना इजी तरीके से बना सकते हैं कि शायद आपको विश्वास भी नहीं होगा। तो इसके लिए ध्यान में रखिएगा कि अगर SI निकालना है तो मूलधन, समय और दर मल्टीपल में होता है। अगर हमें मूलधन निकालना हो तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो R और T है ये क्या करेगा, हमेशा जो SI में डिवाइड करेगा ना। हालांकि इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से इतना याद रखिए कि मूलधन, समय और दर जो है तीनों मल्टीपल के रूप में होते हैं। यही कारण है कि हम ऑप्शन विधि से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। और वो आसानी से कैसे बना सकते हैं, इसको 2 विधि से बना सकते हैं, एक डिविजिबल मेथड से और एक डिजिटल सम मेथड से। कभी कभी डिजिटल सम मेथड भी फ्लॉप कर जाता है, क्योंकि 2 ऑप्शन में अगर सेम डिजिटल सम आ रहा हो तो वहां पर आप फेल्यूर हो जाएंगे, तो वहां पर डिविजिबल रूल्स लागू करेंगे। लेकिन अगर डिजिटल सम फेल होता है तो डिविजिबल रूल इसमें 100% है कि उस रूल से होगा ही होगा। तो आइए चलते हैं, इस सवाल को हम बनाएंगे शॉर्टकट। आइए चलते हैं, पहले हम लिख लेते हैं ऑप्शन में। ए ऑप्शन में दिया हुआ है 1290 रुपये, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1250 रुपये, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1280 रुपये, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1240 रुपये। अब हमें बनाना है ऑप्शन मेथड से। ऑप्शन मेथड से मैं आपको बताया था ये किस तरह से करना है। मैं आपको बताया था, सबसे पहले मैं लेके चलूंगा किस पर, ये मूलधन पर। मूलधन कितना है 3125। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर लास्ट 2 डिजिट में हमें क्या दिख रहा है
लास्ट 2 डिजिट में हमें क्या दिख रहा है? 25। यहां पर ये 5 दिख रहा है ना? तो जो 100 वाली बात हुआ करता था ना, 100 वाली बात हुआ करता था, वो 100 जो है ये 5 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जब 5 से डिविजिबल हो जाता है तो 20 आ जाता। तो ये 4 से जब हम भाग दे देते तो क्या होता? 4 पंचे 20, फिर 5 से करेंगे तो ये कट जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर 3 चीज की इसमें देखिए कितना 5 है, 3 5 है ना? 5 25 पंचे 125। हालांकि और हो सकता है 625 4 बार में, क्योंकि इसका 25 पंचे 125 गुना 625 और 625 गुना 5 कीजिएगा तो 3125 होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 5। देखिए मैं ये विस्तार से बता रहा हूं, ये बताने की जरूरत नहीं था, फिर भी जो है मैं क्यों ऐसा किया उसके बारे में बता रहा हूं। तो यहां पर हमको ज्यादा चेक करना नहीं है, हमें सिर्फ चेक करना है कि ये 25 से हम देख रहे हैं कि डिविजिबल है। अगर ये 25 से डिविजिबल है, अगर ये 25 से डिविजिबल है तो ये भी जो है 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब हम चेक करेंगे 25 से। 25 से डिविजिबल होने के लिए क्या होनी चाहिए? इकाई, यानी आपके पास जो है संख्या के जो 2 डिजिट जो होना चाहिए वो 0 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी आप देखिए पहला नंबर तो 2 0 होना चाहिए, दूसरा नंबर या 25 के मल्टीपल होना चाहिए। तो हमें चेक करना है लास्ट मात्र 2 डिजिट, 2 डिजिट करना है, मतलब इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है और इसको चेक करना है। अब हम देखें कि 25 से कटता है क्या 90? नहीं करता है, इसका मतलब है ये आंसर नहीं होगा। क्या 25 से 80 कटता है? 2500 का 100 ज्यादा हो जाता है, 25 से 75 कम होता है, नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए 25 दूना 50, ये आंसर हो सकता है, लेकिन आप सबसे पहले इसको भी चेक करना है, क्या 40 जो है वो 25 से कटता है? नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन? बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये तो हो गया आपका डिविजिबल मेथड से। अब जो है हमें तीसरा मेथड जो है, तीसरा मेथड इसमें लगाएंगे जिसको कहते हैं डीएस। ठीक है, अब यहां डीएस कैसे लगाएंगे? तो आपको मालूम है कि तीनों मल्टीपल में है ना? मल्टीपल में है तो मल्टीपल में रहे तो और आसान हो जाता है। कैसे आसान होता है? ध्यान दीजिए, गुना करने में बहुत मजा आता है। अब यहीं से हम करेंगे, क्वेश्चन से ही हमें करना है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस आप करेंगे ना तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ये मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। पी आर टी तीनों मल्टीपल में है, ये तीनों मल्टीपल में है, इसलिए इसका डिजिटल सम निकाल करके इससे गुना कर दीजिए, उसके बाद उसका फिर डिजिटल सम निकाल लीजिए, फिर इससे मल्टीपल कर लीजिए जो भी होगा, फिर इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए, जो होगा वो अंतिम डिजिटल सम होगा और वही डिजिटल सम इधर होना चाहिए। कैसे? ये देखिए, इसका डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम मतलब सभी अंकों का योग 1 डिजिट में लाना है। 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 आ गया। 11 में क्या होता है? 1 और 1, और 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। यानी इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 2। 2 को हम किससे गुना करेंगे? 8 से। यहां देखिए इसका डिजिट लिखता हूं थोड़ा सा, फिर आप लोग उड़ जाएगा दिमाग से। 2 इसका डिजिटल सम हुआ, इस 2 को क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 16, 16 हो जाएगा। 16 को हम जोड़ेंगे 1 और 6 तो कितना हो जाएगा? 7। यानी इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 7। अब ये 7 को क्या करेंगे? ये 5 से गुना करेंगे। 7 5 35, और 35 का जो 35 को जब इसको गुना करेंगे, ये 7 से गुना करेंगे तो कितना? 7 5 35, 35 को क्या लिखेंगे? 8। यानी डिजिटल सम क्या हो गया? 8। अब यहां पर जिसका डिजिटल सम 8 होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखिए चेक कर लीजिए, अब डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। 0 को काउंट नहीं करते हैं, और ध्यान में रखिए जोड़ने के क्रम में 9 को भी काउंट नहीं करते हैं।
जीरो को और 9 को बिल्कुल क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। जहां भी जीरो आ जाए, जहां भी 9 आ जाए, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। और कंसीडर कर रहे हैं तो समझ जाइए कि वो आपका टाइम वेस्ट है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब ध्यान 9 है तो इसको काउंटिंग नहीं करेंगे, 2 1 3, इसका डिस्टेंस सम 3 आया, जो कि आना चाहिए कितना, 8। अब ध्यान दीजिए 5 2 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8 आता है, इसलिए आंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी आगे चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी 2 भी निकल जाएंगे। तो 8 2 10, 10 1 11, और 11 का डिजिटल सम कितना होता है, 2 होता है, ये भी नहीं होगा। 4 2 6 1 7, आप बोलेंगे सर जीरो क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, जीरो और 9 को इग्नोर करते हैं, ठीक है। 4 2 6 1 7, इसका डिजिटल सम 7 हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। जहां तक मेरी सोच है, मुझे आशा है कि सवाल जो है, सवाल का जो मैं हल कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हौसला को बुलंद रखना है, तो एसआई कितना हो जाएगा, यहां पर एसआई हो जाएगा 1250, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, और बहुत इजी सवाल है, ये 5वां नंबर सवाल शायद होगा, और आज का ये लास्ट सवाल। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, क्योंकि अभी 5 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने में ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि 2-3 मेथड बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो उसमें समय लग जाता है। तो आइए चलते हैं। प्रश्न है 0.6 ऐसा सवाल मिलेगा, और इसको कहता है कि भिन्न में बदलिए, इसको कहता है भिन्न में बदलिए। अब ध्यान दीजिए, भिन्न में बदलिए, भिन्न में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर ये इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग वार बोलते हैं, इसको रेकरिंग बोलते हैं। तो रेकरिंग अगर रहे, ध्यान दीजिएगा, जहाँ ये डेसिमल आता है, डेसिमल जो होता है ना, वो जल संधि का काम करता है, डिवाइडर का काम करता है, वहीं पर जो है प्लस का काम करता है। ये जीरो नहीं, इसको मान लीजिए प्लस है, कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0 + 6, इतना ये लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या पर अगर ऐसा संकेत मिले, इस जिसको कहते हैं बार यानी रेकरिंग, तो जितना है तो उसके अगर हम हर में भी क्या करेंगे, उतना 9 से हम भाग दे देंगे। इसको हटाने के लिए हमें इस संख्या में 9 से भाग देना पड़ेगा। क्या करेंगे, रेकरिंग को हमको हटाना है, रेकरिंग हटा दिए। रेकरिंग जब हटा दिए तो हमें क्या करना होगा, तो इसको हर में 9 देना होगा। जितना अंकों पर रेकरिंग होगा, जितना अंकों पर रेकरिंग होगा, उतना जो है 9 से नीचे में डिवाइड करेंगे। यहाँ अगर और 6 रहता तो यहाँ पर एक और 9 आ जाता, 99 हो जाता, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जीरो का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं, जोड़ने या घटाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखिए 3 से भागा लग जाता है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/3, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है। इसको आप समझ गए भैया। यहाँ पर डिजिटल सम नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, सभी में आप डिजिटल सम ही लगाएंगे क्या। देखिए अब 3 आ गया, 3 से 3 आ गया तो इसका नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऊपर में जब इसको डिविजन करते हैं तो है ही नहीं अंक, ऊपर में अंक 3 से कटने वाला है ही नहीं, इसलिए संभव नहीं है इसमें डिजिटल सम। तो जैसे जैसे इसका सवाल आएंगे वैसे वैसे हम बताते जाएंगे, क्योंकि टाइम तो है नहीं। फिर भी जो मैं एक थोड़ा सा हाईलाइट दे रहा हूँ इसमें। अगर रहता 1.6 इस तरह से, तब क्या करते, वही करते जो अभी किया हूं, 1 + 6/9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 का 3 दू 5 बटे कितना हो जाएगा 3, ये क्या हो जाता है आंसर, ठीक है साथियों। आज बस यहीं तक, फिर मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सेवा दूंगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। अगर ये मेरा जो पढ़ाना अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो, थोड़ा सा भी अगर इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, थोड़ा भी समझ में थोड़ा थोड़ा अगर दिमाग में जा रहा हो,
तो मैं आशा करता हूं कि जो आपके सगे संबंधी, पड़ोसिया या साथी होंगे उसको शेयर करेंगे, और ताकि जो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं जो कि पेड वीडियो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग संस्थान में जो चला रहे हैं यूट्यूब पर, तो हाईलाइटेड तो बहुत यानी ऐसे ऐसे सब दिया जाता है लुभावना, और वो लुभावना देने के बाद क्या करता है कि लास्ट में फिर पेड वीडियो कर देता है, और पेड वीडियो जब हो जाता है तो फिर उसके पास कोई चारा नहीं बचता है, किसी न किसी रूप में जो है उसको खरीदना पड़ता है। माइंड को इतना वॉश कर दिया जाता है। तो खैर वो उनका बिजनेस है, वो सभी इंसान जो है कोई ना कोई किसी न किसी रूप से वो कमाना चाहता है, पैसे तो चाहिए स्टेबल होने के लिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि फिर उसका दुरुपयोग हो। तो मैं आप सबसे रूबरू होता रहूँगा बाद में भी, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैथ, रीजनिंग और साइंस लगभग मैं कोशिश करूँगा कि सारे सब्जेक्ट को लेके चलूँ और आपको कोई परेशानी नहीं होने दूँगा। हालांकि कुछ लेट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास भी जिम्मेवारियां हैं, घर है, जॉब है, बहुत सारे कुछ है, करना पड़ता है, और जो भी हमारे पास समय मिलेगा मैं उस समय में जो है आपको इसी तरह चटपटी वीडियो आपको ला करके दूंगा, और मैथ से संबंधित और साइंस से संबंधित जो भी सवाल होंगे, रीजनिंग से संबंधित, वो मैं यहाँ पर हल करूँगा और आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं भी कोचिंग पढ़ाता था, लेकिन वहाँ पर बच्चे होते थे, यहाँ पर बच्चे हैं नहीं। अभी मुझे फीलिंग ऐसा आ रहा कि हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अकेले ही बोल रहा हूँ, मेरे सामने कुछ है नहीं, वो सिर्फ मैं यानी मोबाइल से मैं इसको कवर कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और मुझे इंटरेक्शन नहीं होता है, यानी पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा। इसलिए जो है मैं कभी कभी जो है बोर फील करता हूँ, चूँकि कोई है नहीं सामने, और आदत मेरा था कि ग्रुप में पढ़ाने का, और ग्रुप में पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और होता है। इसलिए अभी सब्सक्राइबर चूँकि मेरे पास है नहीं, और जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव क्लास भी मैं आना शुरू कर दूंगा, और जब लाइव क्लास आना शुरू करूँगा तब फिर आएगा हमें पढ़ाने में मज़ा, और जब हमें मज़ा आएगा पढ़ाने में तब आपको समझ में आएगा कि कितना मज़ा हम दे सकते हैं आपको। लेकिन मुझे सबसे बड़ी हिजिटेशन है कि ये कैमरा तो है नहीं, कैमरा में क्या क्या पढ़ा रहा हूँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसलिए मेरा अभी दिमाग जो है वो सही ढंग से खुल नहीं रहा है, ये खुलने में थोड़ा समय लगेगा, हेजिटेशन दूर होगा तो फिर देखिएगा कि कितना मज़ा आएगा पढ़ाने में, और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो आप लोग जो है आपके सहपाठियों से ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो नीचे तबके के बच्चे हैं, यानी जो गरीब बच्चे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेड वीडियो, तो उनको लाभ मिल सके। और हालांकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हम लोग हमेशा तोल देते हैं पैसे से, लेकिन इतना विश्वास रखें कि अगर आपका सोच अगर एक दिशा में है और आप चाहते हैं कुछ करना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, बशर्ते आपको जो है समय देना होगा, पढ़ाई के ऊपर अपना समय खर्च करना होगा, इधर उधर की बातें ना करके पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। और जो आपने सीखा बच्चे, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये अगर ये आप लिख करके फिर इसको कबाड़ा में रख देंगे, कबाड़ा का मतलब, कबाड़ा किसको बोलते हैं हम, ताखा जो घर में रखते हैं ना, यानी गैरेज भी बोलते हैं हम उसको अपने अति भाषा में, थोड़ा कॉमेडी भाषा में, तो वहाँ पर वैसे ही लिखा रहेगा। कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में ही लिखा रह जाएगा। किताब में अगर अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन ही क्या रहेगा। तो मेरा यही है कि यहीं पर ही लाइव ही जो है आपको जो वीडियो देख रहे हैं वहीं पर समझ में आ जाए, और इतना समझ में आ जाए कि फिर जो है आप जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको आप बताइए। चाहे घर में अगर वो नहीं मिले, कोई बच्चा आपसे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई सीखना आपसे नहीं चाहता है, तो कोई बात नहीं है, आपके घर में होंगे छोटे बच्चे होंगे, जैसे आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकता है। अगर कोई नहीं मिला तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई अगर नहीं आपको स्टूडेंट मिला तो स्टूडेंट के रूप में आप अपनी मम्मी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप नहीं किसी को बता सकते तो मम्मी को आप जरूर जो है बताने की कोशिश कीजिएगा, भले मम्मी नहीं समझे, लेकिन जब आप समझा रहे होंगे
और हमको ये आशा है कि मम्मी भी बैठ के यानी समझने की कोशिश करेगा, भले उनको समझ में आए या नहीं आए, लेकिन ये उस कंडीशन में करना है जब आपसे कोई जो है दोस्त सीखना नहीं चाहता या किसी कोई अदर नहीं है आपके पास उपलब्ध, तो माँ एकलौती चीज है जो कि आपकी हर बात को सुनने के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। इसलिए अब कोई नई स्टूडेंट मिले तो माँ को स्टूडेंट बनाइए और यहाँ पर वीडियो देखिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए और डायरेक्ट जो है फिर आप किसी न किसी को आप बताने की कोशिश कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, किताब में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज मैं हूँ, मैं पढ़ाई बहुत दिन हो गया छोड़ने से, 7-8 साल हो गया है, फिर भी जो है 60% अभी भी नॉलेज बचा हुआ है और उसी से हम ब्रॉड करते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ना पड़ता है, जब आपको पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन को तो हम कहाँ से लाएंगे, मेरे पास तो किताब ही नहीं। मैं अभी NTPC का जो परचेज किया हूँ उसी से क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ और मैं सीधा यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर आपको समझा रहा हूँ। तो ये जब आप ज्ञान को एक दूसरे को बांटेंगे तो आपका ज्ञान और यानी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि माइंड जो है ना वो इलास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है नहीं जो कि टूट जाएगा। जितना फैलाएंगे, जितना आप एक दूसरे को बताएंगे, उतना आपके दिमाग में नॉलेज आएगा, ठीक है। और ये कतई आप मत सोचिएगा कि अगर हम किसी दूसरे बच्चे को बता देंगे तो वो सीख जाएगा और वो हमसे आगे निकल जाएगा। तो अगर ऐसी सोच है तो समझ जाइए कि आप अपना ही यानी भलाई जो है अपना ही पैर जो है कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने पैर पर। इसलिए आप जो भी हो, जैसे भी हो, जिसको भी हो, आप बताइए सीखने के बाद। कॉपी कलम किताब में जैसे आप रखना चाहते हैं, गोदरेज में ताखा में रखना चाहेंगे तो ताखे में रह जाएगा। बड़ी बड़ी जो है लाल पीला कलर में अगर सजा कर रखना चाहते हैं तो उसी में रह जाएगा क्वेश्चन और आंसर, कोई काम का नहीं आएगा। इसलिए आपको सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत नोट डाउन करना है और एक छोटा सा एक नोटबुक बनाना है। मैथ का अगर पूरा के हम बात करेंगे टोटल तो 50 पेज में टोटल आपका नोट्स होनी चाहिए, मात्र 50 पेज में सारा मैथ्स का कॉन्सेप्ट ही उसमें सिर पर आना। और उसके बाद आप एक दूसरे को बताइए, बहुत मजा आएगा और आपको इतना नॉलेज आ जाएगा कि फिर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा डायरेक्ट। और मैं जो हूँ यानी आपको बेसिक से लेकर के शॉर्टकट तक बताऊंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, मेरा ये विश्वास है, मेरा ये वादा है। लेकिन आपसे मेरी एक ही उम्मीद है कि जो सीखने के बाद आप जो नीचे है आपसे, जो आपसे कम जानता है, अगर आप बड़े को नहीं बताना चाहते, जो जानकार बच्चे हैं उसको नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं जानता है ना उसको आप अगर बताएंगे, जो आपसे कम पढ़ा लिखा है, जो कम जानता है, तो उसको तो आप बता ही सकते हैं बेहिचक, उसको बताइए। बहुत मजा आएगा आपको बताने में भी, बहुत खुशी भी मिलेगी और हमें भी खुशी होगी कि आपने जो सीखा तो ये उस सीखे हुए चीज को किसी और को शेयर किए। और शेयर करने से भैया बहुत आनंद आता है। जब आप बताएंगे, जैसे आज मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद फील होता है अंदर से कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। तो जब आप किसी दूसरे को बताएंगे तो आपको अंदर भी एक नई ऊर्जा यानी आएगी और लगेगा कि नहीं आज बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे, लगेगा कि नहीं मैं आज अच्छा काम किया हूं। जैसे आज मैं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, अब अगर ये नहीं क्या कुछ करता तो मैं कुछ गलत किया रहता। तो अगर आप सही की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप गलत नहीं कर सकते। अगर आप सही नहीं कर सकते, मैं 100% दावे के साथ कर सकता हूं कि आप गलत करेंगे ही करेंगे, चाहे पड़ोसिया से झगड़ा हो जाए या घर में झंझट में फंस जाए या कोई न कोई जो है आपके अंदर ऐसा कहानियां बन जाएगी। इसलिए जय हिंद। ज़्यादा ना बात करते हुए मेरे बच्चों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।